स्नेहा वर्मा आ चुकी है, विशाखा आ चुकी है, श्वेता, अंकुर, उसके बाद है राहुल, उसके बाद है सतेंद्र। बेटा ये बताओ क्लास सही चल रही है ना? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सेल के ऑर्गेनेल्स, कोशिका के हिस्से कोशिकाएं कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा क्या क्या होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, है ना? उसके बाद हमने कल क्लास स्टार्ट किया था बेटा, कल हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? हमारी सेल्स में बहुत सारी मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क होता है। हमारी कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी क्या होता है, झिल्लियों का एक जाल होता है। उसी झिल्लियों से बने हुए जाल या जंजाल को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने की थी, हमने कल पढ़ा दिया था, है ना? अब हमें पढ़ना है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है बच्चों। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 पे आता है, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप फुल फॉर्म लिख लेना, हिंदी में बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। जिसकी सरफेस क्या हो, रफ हो बच्चा, उसे बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो दूसरी आती है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब पूरा फुल फॉर्म लिख लेना। अब क्या होता है, क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? पहली बात तो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये झिल्लियां होती हैं बहुत सारी। अब आपको जानना है यहाँ पे रफ का मतलब क्या होता है। बेटा बोलते हैं ना कि एक रफ रोड थी, उस रोड के ऊपर बहुत सारे गड्ढे गड्ढे थे, है ना? और एक क्या होता है, एक होता है बेटा स्मूथ। स्मूथ का बोलते हैं स्मूथ रोड थी, एकदम चिकनी रोड थी। चिकनी रोड का मतलब एकदम नई नई रोड बनी हुई, उसपे कोई गड्ढा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको समझना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जिसकी सरफेस पर, जिसकी सतह पर क्या बने, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो लिखिए कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें आपको लिखना है कि ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी सरफेस पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, R4 राइबोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जिसके सरफेस एरिया पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, नहीं मिलेंगे, नहीं होंगे, इसका मतलब उसकी सरफेस एरिया कैसा हो गया, चिकना हो गया, नहीं पाए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी मेम्ब्रेन होती है, ऐसे देखो, ऐसे वाली मेम्ब्रेन्स। इनकी सरफेस पे देखोगे तो आपको छोटे छोटे क्या मिलेंगे, राइबोसोम्स मिलेंगे ऐसे। इसलिए हमने बोल दिया कि इसका सरफेस एरिया खुरदरा है। खुरदरे का मतलब इसके सरफेस एरिया पर आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स का मतलब है छोटे छोटे राइबोसोम्स मिलेंगे। जबकि बच्चों जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपको सीधी ऐसे मिलेगी, इसके सरफेस एरिया पर किसी प्रकार के राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कौन सी राइबोसोम होता है जिसकी सरफेस के ऊपर क्या राइबोसोम्स पाए जाते हैं, कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर क्या राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और कौन सी है जिसमें नहीं पाए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अब मैं फोटो में दिखाऊं, चलो आपको फोटो दिखाते हैं। ये फोटो देखो, इस फोटो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इस वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो छोटे छोटे आपको ऐसे ग्रैन्यूल्स दिख रहे होंगे, और ये ग्रैन्यूल्स क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। देखो यहाँ दिखा रहा है ना कि ये राइबोसोम्स होते हैं। अब ये जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब आप इधर देखो बच्चा, इस वाली पे आपको कोई भी राइबोसोम नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सी वाली होगी, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गई है। ठीक है, ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना? ठीक है, लेकिन आप इतनी ज्यादा ना बकवास मत कीजिए, ठीक है, इतनी ज्यादा बकवास मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आइए अब बात करते हैं बच्चा, मैंने पढ़ाया था जब जब सेल्स के अंदर राइबोसोम्स होते हैं उनका काम क्या होता है। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। इसका मतलब मैम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो क्या बना रही होगी, वो प्रोटीन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट रख रही होगी। ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो प्रोटीन मेकिंग का काम करती है, ये प्रोटीन बनाने का काम करती है बच्चों। ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है बेटा, इसके पास राइबोसोम है, तो ये प्रोटीन बनाने का काम करती है। और दूसरी तरफ आपको देखना है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या नहीं होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो बेटा इसका काम प्रोटीन बनाना नहीं होता है। ये क्या काम करती है, ये लिपिड मेकिंग एंड लिपिड सिंथेसिस का काम करती है। लिपिड मेकिंग एंड सिंथेसिस यह वसा के निर्माण और उसके संश्लेषण में सहायक होती है। क्या करती है ये वसा के निर्माण और उसके संश्लेषण में सहायक होती है। लिख दीजिए। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा, सिंपल सा एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका, कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन बनाएगी, कौन सी है जो प्रोटीन नहीं बनाएगी। अब प्रोटीन बनाती कौन सी है, ये वाली, नहीं बनाती है वो ये एनडीए और सीरीज में दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिपिड क्या होते हैं बेटा, आपने फैट सुना है, हां फैट जानते हैं ना, फैट बसा, बस फैट कमर्शियल नेम होता है और थोड़े से पढ़े लिखे लोग लिपिड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां होता है। तो आपको लिखना है इट इज प्रेजेंट नियर बाय न्यूक्लियस, यह केंद्र के नजदीक पाई जाती है। इट इज प्रेजेंट नियर बाय न्यूक्लियस, यह केंद्र के नजदीक पाई जाती है या केंद्र के पास पाई जाती है, ये लिख दीजिए आप। और ये वाली जो होती है ना बेटा, ये न्यूक्लियस से दूर होती है। देखो यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के जो आसपास होगी वो कौन सी होगी, वो आरईआर होगी, ये वाली। अब न्यूक्लियस से दूर यहां पर, और ये किसके नजदीक होगी, ये सेल मेम्ब्रेन के नजदीक होगी बेटा। सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है मैंने पढ़ाया है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये वाली कोशिका झिल्ली के नजदीक है, ये वाली न्यूक्लियस के नजदीक है ना? ये वाली आप क्या बताओगे बेटा, न्यूक्लियस के नजदीक और ये वाली सेल मेम्ब्रेन के नजदीक है। आप क्या लिखोगे, इट इज प्रेजेंट नियर बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं सेल मेम्ब्रेन, नियर बाय सेल मेम्ब्रेन, यह कोशिका झिल्ली के नजदीक पाई जाती है। अब जो पता है आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है, आपसे पूछता है कि जो न्यूक्लियस के पास वाली होती है वो कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और जो न्यूक्लियस से दूर होती है वो कौन सी होती है। तो कोशिका झिल्ली के नजदीक कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि ये कोशिका झिल्ली के नजदीक है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस से दूर होगी। ये वाली न्यूक्लियस के पास होती है, ये वाली न्यूक्लियस से दूर होती है। बट जो चीज न्यूक्लियस के पास होती है, आप जानते हैं न्यूक्लियस को हम सेल का कंट्रोलर कहते हैं, मैंने पढ़ाया आपको। पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो आपका न्यूक्लियस करता है। तो ये न्यूक्लियस के पास है, तो ये वाली ज्यादा स्टेबल होती है। इट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल का मतलब हो गया यह ज्यादा स्थायी होती है बेटा, क्योंकि डायरेक्टली न्यूक्लियस के कंट्रोल में रह रही है, तो ये वाली ज्यादा स्थायी है, जबकि ये वाली लेस स्टेबल होती है। ये वाली क्या होती है, लेस स्टेबल, यह कम स्थायी होती है, यह कम स्थायी होती है। तो आपसे पूछ ले कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ज्यादा स्टेबल है, कौन सी है जो कम स्टेबल है, आपके सामने बोर्ड पर आंसर है, आपके सामने बोर्ड पर आंसर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने चित्र दिखाई है बेटा, ये क्या दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये क्या दिखाया, तुम्हारी फोटो लगा के नहीं दिखाई ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही दिखाया है। इसी को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस के पास वाली है, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का काम क्या होगा, प्रोटीन बनाना। अच्छा अब आपसे एग्जामिनर कैसे पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कौन से ऑप्शंस में सही ऑप्शंस हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो बेटा हमेशा और हमेशा सबसे पहला ऑप्शन में ढूंढना राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमेशा और हमेशा प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। जहां जहां राइबोसोम होंगे वहां वहां हमेशा प्रोटीन बनेगा। तो राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाया है। और दूसरा राइबोसोम्स कहां होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस एरिया पे होते हैं। तो क्या आप मुझे बताओ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपकी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो आपका बनाएगा कि नहीं बनाएगा प्रोटीन? जी मैम बिल्कुल बनाएगा। तो ये दोनों ही प्रोटीन बनाने का काम करते हैं हमारी सेल्स में। विराट सिंह जी कह रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है क्लास रिकॉर्डेड है। तो तुम क्लास से गेट आउट हो जाओ, ठीक है, तुम क्लास से गेट आउट हो जाओ, क्योंकि आपकी मैडम के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो ये बता दे कि आज 29 मई है, 1:13 हो रखी है ना? फिर भी तुम्हें लगता है रिकॉर्ड क्लास है। आज के बाद में कमेंट सेक्शन ऑफ करके पढ़ाऊंगी। अब तुम लोग तरस जाओगे, अब तुम लोग तरस जाओगे मेरे कमेंट, तुम लोगों के कमेंट्स रिप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि टीचर ईमानदारी से बिल्कुल लाइव क्लास करता है। उसके बाद तुम लोग इतने फालतू के कमेंट्स यहां पे कर देते हो। आज तो मैम मुझे लगा रिकॉर्ड क्लास है, तेरे लगने से क्या हो जाता है ना? तेरे लगने से क्या होता है? तो ये बोल देगा मैं अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ रहा हूं, तो मैं नहीं कर सकती ना उसकी। ठीक है, तो अब मैं आपके एक भी कमेंट रिप्लाई नहीं करूंगी। जिसको लगता है रिकॉर्ड क्लास है रिकॉर्ड पढ़ लो, जिसको लगता है लाइव क्लास है लाइव क्लास पढ़ लो। अब मैं बार-बार आप लोगों के कमेंट्स रिप्लाई नहीं करूंगी, ठीक है? मेरे हाथों से फालतू में ब्लॉक हो मत इस बैच में से। ये होती है बच्चा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसका मतलब हमारी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा या नहीं होगा, मैं बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चल अब अगला लिखते हैं सेल ऑर्गेनेल। अब छोटी छोटी बच्चे सारी। नेक्स्ट लिखना है आपको लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स पढ़ा नहीं है ना हमने लाइसोसोम्स, पता है बच्चों 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें अगर मैं 30 मिनट तुम लोगों के एक एक बच्चे का कमेंट रिप्लाई करने लग गई ना तो फिर सिलेबस 2 साल में होगा, फिर तुम पूछते हो सिलेबस कब होगा, है ना। तो लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या होते हैं आपने बचपन से सुना होगा। हमारी सेल्स के अंदर एक बैग होता है जो बैग अपने आप को मार लेता है, अपने आप की सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है ना, कुछ ऐसा आपने सुना होगा, ये वही बैग है। अब सबसे पहले देखो लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी। मैंने कहा था इस चैप्टर में बेटा आपको बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए डी डूवे नाम के साइंटिस्ट ने, डी डूवे नाम के साइंटिस्ट ने लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी, इसकी खोज की थी और इनकी खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है ना, इनकी खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है अब समझ रहा लाइसोसोम्स होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, इसको किस किस नाम से जानते हैं। मैम एग्जाम में और किस किस नाम से आ सकता है तो लिखो जरा इसके और क्या क्या अन्य नाम हो सकते हैं, इन सारे नाम से एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं बेटा आत्मघाती थैली, आत्महत्या थैली। ये आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या का मतलब क्या होता है, अपने आप को मार लेता है ना, आत्महत्या क्या कहलाता है, अपने आप को मारना कहलाता है। तो लिखिए इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली या आत्महत्या थैली। ये बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है जो अपने आप को मार लेती है, कैसे मारती है अभी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है नेक्स्ट इसके ओह विराट जी कह रहे हैं आपने मेरी नमस्ते नहीं ली थी इसलिए मुझे लगा रिकॉर्ड क्लास है। हां विराट जी आपने तो मैडम को हायर कर रखा है आपकी नमस्ते का रिप्लाई करने के लिए, है ना। इनकी नमस्ते का रिप्लाई ना करो तो इनको लगता है रिकॉर्ड क्लास है, आज तक मैं किसी की नमस्ते नहीं लूंगी। लो सबको लगने दो रिकॉर्ड क्लास है। दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, इसका दूसरा नाम होता है बेटा एटम बॉम्ब। अच्छा जब एटम बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना तो कैसी तबाही मचती है, ठीक ऐसे बच्चा हमारी सेल्स में भी एक बॉम्ब है लाइसोसोम। अगर ये पता है ब्लास्ट होता है ना तो सेल को नुकसान ही नुकसान होता है, इतना नुकसान कि सेल को मार डालता है, सेल को मार डालता है। ठीक है चलो नेक्स्ट इसके बाद आपको बताना है इसका अगला नाम होता है डिस्पोजल बैग। इसको डिस्पोजल बैग कहते हैं सेल का, डिस्पोजल बैग या डस्टबिन कहते हैं बेटा। जैसे हमारे घरों में फालतू की चीजें होती हैं, खराब वेस्ट निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं तो उनको हम कहां डाल देते हैं, बैग के अंदर या फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे यहाँ भी सेल्स के पास एक डस्टबिन होता है बेटा, है ना। नेक्स्ट हिंदी में सेल डिस्पोजल बैग बोलेंगे, डिस्पोजल थैली बोलेंगे। अगला बेटा जो रोड की सफाई करते हैं ना, रोड से कचरा हटाते हैं उनको हम स्क्वेंजर्स कहते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी सेल्स की सफाई करने का काम करता है, तो इसे कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। सेल्स के अंदर सफाई कर देगा, सफाई का मतलब जब भी कोई खराब चीज आ गई सेल के अंदर जिसको सेल की जरूरत ही नहीं है, कोई फालतू चीज आ गई तो वो बैग में डाल देती है सेल और वो उसको खत्म कर देती है ना। आई बात समझ में। तो ये सारे के सारे नाम पूछ ले, पूछे सेल का कोशिका का कौन सा हिस्सा है जिसको आत्मघाती थैली कहते हैं, जिसको एटम बॉम्ब कहते हैं, जिसको डिस्पोजल बैग कहते हैं, जिसको स्क्वेंजर ऑफ सेल कहते हैं। ये सारे नाम किसके, लाइसोसोम के होते हैं बेटा, ये सारे नाम। नेक्स्ट पॉइंट आप मुझे फटाक से बताओ लाइसोसोम कौन से टाइप की सेल्स में नहीं होता है। मैंने पढ़ाया था अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें लाइसोसोम्स नहीं मिलेंगे, नहीं पाए जाते। तो हिंदी में लिखिए ना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है, आप कहोगे लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन बच्चों अगर कोई यूकैरियोटिक सेल होगी तो आपको उसमें बहुत सारे लाइसोसोम्स देखने को मिलेंगे। जी हां यूकैरियोटिक सेल्स में ये देखने को मिलते हैं। अब बात आती है मैम जैसे आपने पढ़ाया था न्यूक्लियस के बाहर 2 मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसे ही आपने पढ़ाया माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती है, आपने कल पढ़ाया राइबोसोम पे एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो लाइसोसोम के ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसके बाहर एक ही मेम्ब्रेन होती है। तो लिख दो लाइसोसोम के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, यह एकल झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, एक ही मेम्ब्रेन है बेटा इसके ऊपर, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली, इसके बाहर एक ही मेम्ब्रेन होगी बेटा, एक ही मेम्ब्रेन होती है। ठीक है आगे बात समझ में। हाँ जी मैम अब बात करते हैं लाइसोसोम क्या क्या काम करता है। पहले मैं आपको लाइसोसोम दिखाती हूँ, पहले मैं आपको लाइसोसोम दिखाती हूँ। एक बच्चा बोलता है चित्र दिखाइए, आओ बेटा मैं चित्र दिखाते हैं। ये आपकी सेल है ना, इस सेल में देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि ये लाइसोसोम है, दिख रहा है ये लाइसोसोम, ठीक है। हाँ जी बैग जैसा है, थैले जैसा है, दिख रहा है। हाँ जी थैले जैसा है। अब बच्चों ये करता क्या काम है, करता क्या काम है और अच्छे से ये देखो अभी इसको समझाएंगे हम। लाइसोसोम का काम क्या होता है बेटा, लाइसोसोम ना एक बैग है ना, और इस बैग के अंदर कोई चीज भरी हुई होती है। अब वो चीज कौन सी भरी हुई है वो पहले समझो। इस तरीके से एक बैग है लाइसोसोम, है ना, इस बैग में। अब इस बैग में क्या भरे हुए होते हैं, इस बैग में बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए होते हैं ऐसे ऐसे, और इन बहुत सारे एंजाइम्स को नाम दिया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या नाम देते हैं बेटा इसको, बोलो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। बच्चों मैं आपको बता दूं एक एंजाइम नहीं है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स का क्या होता है बेटा, ग्रुप होता है, समूह होता है। ठीक है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं अपघटीय एंजाइम, अपघटीय एंजाइम्स। बच्चों नाम से क्लियर है, अपघटन कर देते हैं। अपघटन का मतलब क्या होता है, तोड़ देना, छोटा छोटा तोड़ देना। और ये जो एंजाइम्स होते हैं बच्चा इनकी पीएच से क्वेश्चन आता है, इनकी पीएच होती है 4 से 5, और जब पीएच 4 से 5 होती है तो उस नेचर को क्या बोलते हैं, उसको एसिडिक कहते हैं, उसको अम्लीय प्रकृति का कहते हैं। आगे बस में लाइसोसोम एक बैग भरा हुआ है, इस बैग के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है ऐसे, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है नाम नहीं होता है इस मेम्ब्रेन का। ये किससे भरा हुआ बैग है, ये बहुत सारे एंजाइम से भरा हुआ बैग है। और ये एंजाइम जो है क्या इस एंजाइम एक एंजाइम ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ये एंटी क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल के कौन से हिस्से के पास होते हैं, लाइसोसोम के पास होते हैं। आपको आंसर ऐसे करना था। ठीक है चल अब समझ मेरी बात ध्यान से। होता क्या है, मान लो ये सेल है, ठीक है बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सेल है, इसमें ये लाइसोसोम है। अब मान लो इस सेल के अंदर आ गया कोई भी बिना डाइजेस्टेड किया हुआ मॉलिक्यूल आ गया, कोई कार्बोहाइड्रेट आ गया, यहाँ पर कोई प्रोटीन आ गया, कोई फैट आ गया, ये सारे होते हैं पोषक तत्व। बिना बचे हुए सेल के अंदर पहुंच गया मान लो जैसे करके। तो सेल क्या करती है, सेल कहती है कि ये जो बिना बचे हुए मॉलिक्यूल्स आए हैं ना, ये बिना डाइजेशन के जो मॉलिक्यूल एंटर कर गए ना, उसको हम इस बैग में डाल देंगे। ये इस बैग में आएंगे, इस बैग में एंजाइम्स है, एंजाइम्स का काम होता है हमेशा तोड़ना। वो क्या करेगा, वो इन बिना बचे हुए अणुओं को तोड़ देगा, इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा। तो एक काम तो हो गया बच्चा हमारी सेल्स के अंदर डाइजेशन करवाना, इंटरसेल्युलर डाइजेशन। लाइसोसोम का पहला फंक्शन क्या है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेल के कौन से हिस्से में इंटरसेल्युलर डाइजेशन होता है। अरे याद करो ना कल की क्लास, इंटरसेल्युलर रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा था, कोशिकीय श्वसन कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है सही, जरा ध्यान से समझो। इंटरसेल्युलर का मतलब होता है अंतर कोशिकीय, कोशिका के अंदर हो रहा है, और डाइजेशन का मतलब होता है पाचन या पचाना। ठीक है तो सेल का वो हिस्सा है, ये वो जगह है जहां पर सेल के अंदर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है। तो इंटरसेल्युलर डाइजेशन कौन करवाता है, एग्जामिनर इतनी बार पूछता है, लाइसोसोम्स करवाते हैं, पहला काम। दूसरा काम समझो, मान लो आपकी सेल के अंदर कोई वेस्ट कंपाउंड आ गया। वेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी जरूरत नहीं है सेल को। वेस्ट का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ। अरे ये वेस्ट हमारी सेल के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। वेस्ट का मतलब है कोशिका को इसकी जरूरत नहीं है, वो आ गया तो हमारी सेल कहेगी कोई बात नहीं, इस वेस्ट को हम डस्टबिन में डाल देते हैं। और डस्टबिन कौन है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा, इस वेस्ट को तोड़ तोड़ खत्म कर देगा। तो इसका दूसरा काम क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट कंपाउंड्स। तो दूसरा फंक्शन लिख लो, रिमूवल ऑफ वेस्ट कंपाउंड्स। वेस्ट मटेरियल या कंपाउंड्स कुछ भी लिख सकते हो आप हिंदी में लिखो। अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, और अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गया बेटा, अपशिष्ट पदार्थ वो होते हैं जो हमारी सेल के अंदर है, किसी काम के नहीं है सेल के, लेकिन वो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया इसने कहा मैं हटा देता हूं उसको। इसीलिए मैंने कहा इसका दूसरा नाम डस्टबिन भी है। ये डिस्पोजल बैग की तरह काम करता है। डिस्पोजल क्या होता है बेटा, जो जिस काम की नहीं कचरा हमने डस्टबिन में डाल दिया, वैसे ही ये भी करता है। ठीक है तीसरा समझ का काम क्या होता है, तीसरा काम होता है सेल की सफाई करना। ये क्लीन करता है सेल को। क्लीन करने का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज आ गई हमारी सेल के अंदर है ना, और वो सेल के लिए जरूरी नहीं है तो इसके अंदर डाल देंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोशिकाओं का सफाई कर्मी, स्क्वेंजर ऑफ सेल। स्क्वेंजर ऑफ सेल कहते हैं इसको। तो इसका काम होता है सेल को क्लीन करना, क्लीनिंग ऑफ सेल। क्लीनिंग का मतलब समझ गए ना, क्लीनिंग का मतलब झाड़ू पोछे वाली क्लीनिंग नहीं है यहाँ पर, सेल की सफाई करना। सफाई किससे करता है, कोई भी चीज आ गई सेल के अंदर हार्मफुल, कोई खराब चीज आ गई, इस बैग के अंदर डाल देंगे।
ये मेन 3 काम लाइसोसोम्स हमारी सेल्स में करता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, जब भी हमारी कोशिकाओं के अंदर कोई भी खराब चीज आ गई वो किस बैग में जाती है, लाइसोसोम। जब भी हमारी सेल के अंदर कोई वेस्ट चीज आ गई किस बैग में जाती है, उसको हटाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। सेल के अंदर डाइजेशन का काम किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। आगे बस ये अपना सारा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत ज्यादा बन गए। जैसे आपके पास पॉलीथीन है 1 किलो की, आपने उसके अंदर 2 किलो प्याज डाल दिए, पॉलीथीन फटेगी या नहीं फटेगी, फट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सुनो, जब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जब ये अपघटनीय एंजाइम बहुत ज्यादा मात्रा में भर जाते हैं इस बैग के अंदर, तो इस बैग की झिल्ली के ऊपर, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, और ये मेम्ब्रेन फट जाती है। ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, फट जाएगी। फटते ही लाइसोसोम तो मर गया। इसीलिए कहते हैं ये आत्महत्या थैली है, ये अपने आप को मार लेता है भैया, सुसाइड कर लेता है, इसीलिए कहते हैं इसको। अब सुनो जरा, खुद तो मरा ही मरा, अब जैसे ही ये बैग फटा, लाइसोसोम तो मर गया, अब इसके एंजाइम बाहर निकलेंगे। हाँ मैम, और एंजाइम का तो नेचर होता है, एंजाइम की तो प्रकृति होती है तोड़ना, तो पता है ये बाहर निकल के इस सेल को भी तोड़ देते हैं, इस पूरी सेल को मार देते हैं। इसीलिए कहते हैं भैया खुद तो मरा ही मरा, साथ में सेल को भी मार दिया। इसे कोशिकाओं का आत्मघाती थैली, आत्महत्या थैली कहते हैं। बोलते हैं हम तो डूबे तुमको भी ले डूबेंगे, तो लाइसोसोम वही है, खुद तो वही मरेगा, साथ में किसको, पूरी की पूरी सेल को भी नष्ट कर दिया, पूरी की पूरी सेल को भी मार दिया, पूरी की पूरी सेल को भी नष्ट कर दिया। इसीलिए इसका नाम पड़ता है आत्महत्या थैली। अब आपको मैंने इसको एटम बम क्यों बोला, बेटा एटम बम में तो ब्लास्ट होता है तो नुकसान पहुंचता है, जब ये फटेगा एटम बम की तरह तो ये सेल को मार देगा, तो मारना तो नुकसान है ना, मारना तो नुकसान है ना। तो ये सारे काम लाइसोसोम से होते हैं। ऐसे फटता है ये बैग, देखो आपको एक फोटो दिखाती हूं, इस फोटो से आपको समझ में आएगा। ये रहा बैग, देख लो ये बैग फट जाता है, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। ये एंजाइम से सेल के अंदर बाहर निकलेंगे और इस सेल को भी खत्म कर देंगे, इस सेल को भी मार देंगे, इस कोशिका को भी मार देते हैं। आगे बात समझ में, हाँ जी मैं बात समझ में आ गई। अब बच्चों हमारी सारी सेल्स के पास लाइसोसोम्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास लाइसोसोम बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। तो लिख लो हमारी बॉडी में वो कौन कौन सी सेल्स हैं जिसके पास लाइसोसोम सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे आप लिखो हमारी खून में होती है WBC, सफेद रक्त कोशिकाएं, इनके पास बहुत ज्यादा लाइसोसोम्स होते हैं। जैसे अगला सुनो, आपके बॉडी में एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है जिसको बोलते हैं पेनक्रियास, अग्नाशय, अग्नाशय की कोशिकाओं के पास भी बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आप लिख दो, अगला आपको लिखना है स्प्लीन, ये सब क्या होते हैं नहीं पढ़े तो आगे पढ़ोगे। प्लीहा, प्लीहा के पास भी बहुत ज्यादा होता है। अगला लिखो लीवर सेल्स, लीवर सेल्स को हिंदी में बोलते हैं यकृत कोशिका, यकृत कोशिका। और लीवर में ना एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जिनको कफर सेल्स कहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, कफर सेल्स बोलते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा होते हैं, हिंदी में बोलते हैं कुफर कोशिकाएं। कुफर कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, हमारी लीवर के पास होती हैं, यकृत के पास, और इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, लाइसोसोम्स पाई जाते हैं। आई मेरी बात समझ में, जैसे मैं आपको बता देती हूं किडनी सेल्स, अगला लिख सकते हो हमारी गुर्दे के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनके पास भी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको लाइसोसोम मिलेंगे। लिख दो गुर्दे की कोशिकाओं के पास, गुर्दे की कोशिका के पास। एक और होती है हमारे खून में मैक्रोफेजेस, ये सब आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इनके पास भी बहुत ज्यादा क्या होती है, लाइसोसोम होती है। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज ये लो ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है। आई बात समझ में। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूं। कितने बच्चों ने सुना है सबसे खतरनाक कैंसर ब्लड कैंसर होता है, कितने बच्चों ने सुना है कि सबसे खतरनाक कैंसर क्या ब्लड कैंसर होता है। अब मैं आपको पहले नोट डालकर एक पॉइंट लिखवा रही हूं, बाद में उसको समझाऊंगी उसका मीनिंग। लिखो जरा, डिटेल में पढ़ना है ना, पढ़ो जरा। इन केस ऑफ ब्लड कैंसर, इन केस ऑफ ब्लड कैंसर लाइसोसोम्स आर मोर एक्टिव, लाइसोसोम्स आर मोर एक्टिव। क्या मतलब हो गया हिंदी में, जब कभी किसी इंसान को ब्लड कैंसर होता है, खून में कैंसर होता है, किसी के खून में कैंसर मिला है, तो उस बॉडी में लाइसोसोम ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अब हम आपको समझाते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि ब्लड कैंसर कैसे होता है और ब्लड कैंसर में लाइसोसोम्स का क्या योगदान है। चलिए सुनिए, ब्लड कैंसर का मतलब क्या होता है, वो कैंसर जो खून में है, और खून में कैंसर तब होता है जब WBC बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मान लो होनी चाहिए थी 1 ml ब्लड में, मान लो होनी चाहिए थी 8 से 10 हजार, हो गई 8 से 10 लाख, ठीक है। आई बात समझ में, आनी चाहिए थी WBC 8 से 10 हजार और आ गई 8 से 10 लाख। और मैंने तो आपको अभी पढ़ाया सबसे ज्यादा लाइसोसोम कौन सी सेल्स में होता है, खून की WBC में। जितना ज्यादा WBC उतने ज्यादा लाइसोसोम्स। जी हाँ मैम, तो उतने ज्यादा लाइसोसोम्स होंगे, तो जितने ज्यादा लाइसोसोम उतने ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जितने ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनेंगे लाइसोसोम फटना शुरू हो जाएंगे। कहां के लाइसोसोम, WBC के लाइसोसोम। लाइसोसोम फटेंगे, फटेंगे तो खुद तो मरेगा ही मरेगा, पूरी सेल को मार देगा, आसपास की सेल को मार देगा, और आपके खून में ऐसे बहुत सारी मरी हुई सेल्स आ जाएंगी। बच्चों जब सेल्स मर जाती है ना, तो सेल्स के ऊपर चार्ज नहीं होता है, और चार्ज नहीं होता है तो आपस में आपके ऐसे सेल का क्लम्प बनना शुरू हो जाता है। क्लम्प का मतलब होता है खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा अरे बाबा तुम्हारे खून में तो कैंसर सेल्स हैं, तुम्हारे खून में तो WBC बहुत ज्यादा। तो लाइसोसोम का ब्लड कैंसर में क्या योगदान है मैम, ब्लड कैंसर कब होता है, जब WBC आनी चाहिए थी हजारों में आ जाती है लाखों में और करोड़ों में, तब, है ना। और जब ज्यादा WBC यानी कि ज्यादा आपके लाइसोसोम, जितने ज्यादा लाइसोसोम का नेचर तो फटना है ना, फट जाते हैं, फट के सेल को मार देते हैं, मरी हुई सेल्स आपस में जुड़ती है, जुड़ने से खून गाढ़ा होता है, और इंसान के बॉडी में धीरे धीरे ऑक्सीजन, खून का काम क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचाना। अब खून तो यहाँ पे गाढ़ा होकर बैठा है, खून तो घूम ही नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन इस इंसान के बॉडी में जाएगा ही नहीं, तो इसके खून का धीरे धीरे क्लॉट बनना शुरू हो जाता है ना। अच्छी सेल्स को मार देता है लाइसोसोम, लाइसोसोम आगे से मार देता है। सोचिए बैग अभी फटेगा तो सेल मरेंगी, तो उस इंसान के बॉडी में धीरे धीरे ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, और इंसान डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर कहता है आपको तो ब्लड कैंसर हो गया। अब ये स्टोरी हो गई है हमारी किसके, ये हो गई है स्टोरी हमारे ब्लड कैंसर के टाइम पे। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बेटा एग्जामिनर कि जब किसी इंसान को ब्लड कैंसर होता है तो वो जो कैंसर वाली सेल्स हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा रोल अदा कौन करता है, तो सबसे ज्यादा रोल रहता है उसमें लाइसोसोम्स का, लाइसोसोम्स का। यस और नो, समझ पाए। लाइसोसोम फटेगा, सेल को मारेगा, मरी सेल जुड़ेगी, जुड़ने से खून का क्लॉट, खून का थक्का बन जाएगा, खून जमना शुरू हो जाएगा, उसको कैंसर बोल देते हैं, उसी को ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्या आपको मेरी बात समझ में आई। अब देखो आपकी क्लास में एक और है असामाजिक तत्व है, अंकुश बहुत देर से कमेंट करता है आप में लाइसोसोम है क्या, आप में लाइसोसोम है क्या। मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। आप पता है दूसरा क्या क्वेश्चन कर रहा है, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है उससे पूछ रहा है। हां देखो ये पढ़ने वाले बालक नहीं है, ये नहीं लगता 300 400 बैच खरीद लेते हैं, टाइम पास करेंगे वहां पे, मैडम की सैलरी पूछेंगे, मैडम से फालतू के क्वेश्चन करेंगे, है ना। कोई बात नहीं, अंकुश तुम्हारे जैसे बेटा बहुत आते हैं, बहुत निकल जाते हैं, फॉर्म तो 1 करोड़ 8 लाख भरेगा ना ग्रुप डी में, लेकिन सिलेक्शन तो 30 35 हजार बच्चों का होगा, तो तुम बाकी वाले बच्चों में रह जाओगे ये पूछते हुए कि मैडम की सैलरी कितनी थी। ओके बच्चों, अब देखो पंकज का लाइसोसोम कहां होता है, मेरे माथे में होता है बेटा। क्या हो यार तुम लोग क्या खा के पैदा किया, तुम्हारे माथा पिता ने, मुझे समझ में नहीं आता है। कह रहा है कि मैडम लाइसोसोम कहां होते हैं, मैं अपना माथा पकड़ के दीवार में डालूंगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ये लाइसोसोम की स्टोरी होती है बच्चा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सेल ऑर्गेनेल पे। लाइसोसोम हमारा खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। नेक्स्ट लिखोगे क्लोरोप्लास्ट। अच्छा क्लोरोप्लास्ट से पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं प्लास्टिड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लिखना है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को हिंदी में बोलते हैं लवक,
लवक सुना होगा ना, हरित लवक होता है। प्लास्टिक मत बोला, प्लास्टिड, प्लास्टिड, ठीक है। ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं आपको ये समझना है। सबसे पहला पॉइंट, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल्स में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो लिख दो, ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में ये नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट लिख दो, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। किसी भी जंतु की, किसी भी इंसान की आपने सेल निकाली तो उसमें आपको कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। तो बच्चों आपको पता लग गया होगा कि हमारे में और प्लांट की सेल में एक डिफरेंस क्या है। मैम प्लांट सेल में क्या नहीं, क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स, जबकि हमारे सेल्स में क्या नहीं होते हैं बेटा? ये प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम, ये प्लास्टिड्स पता नहीं क्या काम करते हैं? ये कलर देने का काम करते हैं। ये कलरिंग मटेरियल होता है सेल का। कौन सी सेल का? प्लांट सेल में, प्लांट सेल में होता है। ये कलरिंग मटेरियल होता है। कलरिंग का मतलब क्या होता है? कलर देना, ये रंग देने का काम करते हैं। अब मैम कैसा रंग? अरे आपने देखा होगा सब्जियां बहुत सारे कलर की होती हैं, फल फूल इतने सारे कलर के होते हैं ना, पीला नीला काला सारे टाइप के फल फूल लगते हैं। हमारी बॉडी में आपने कभी देखा एक इंसान नीला, एक इंसान पीला, एक भूरा, एक पिंक कलर का नहीं देखा ना? अच्छा है हम लोगों में नहीं, अगर हम लोगों में होते पता क्या होता? एक इंसान होता पिंक कलर का, एक होता ब्लू कलर का, एक होता बैंगनी कलर का, ऐसे अलग अलग कलर के इंसान घूम रहे होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, हमारी सेल्स में नहीं है, ठीक है। बात करते हैं बेटा इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवरी अब मिस्टर हैकल ने की थी। इसकी खोज किसने की थी कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं? तो आप लिख सकते हो हैकल नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। अब मिस्टर हैकल ने इसकी खोज की थी, उन्होंने बताया था प्लांट सेल में अलग अलग कलर के लिए इतने प्लांट के ऊपर इतने कलर के फल फूल सब्जियां कैसे मिल जाते हैं आपको, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग कलर के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, ये तीन टाइप के होते हैं। प्लास्टिड्स आर थ्री टाइप्स। हम कवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बेटा कहां से पढ़ा? मैंने सिर्फ प्लांट सेल बोला, आपको तो प्लांट सेल आपको याद रखना है, ठीक है। आपको एक याद रखना है, ये प्लास्टिड्स तीन प्रकार के होते हैं। लवक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक नाम आप सबने सुन रखा है, क्लोरोप्लास्ट, सुन रखा है ना? क्लोरोप्लास्ट हिंदी में कहते हैं हरित लवक, हरे रंग देने का काम करता है। हरा का मतलब ग्रीन कलर। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में या तो क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे बेटा, या इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णी लवक, ठीक है। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हिंदी में सेम नाम है, ल्यूकोप्लास्ट। तीन प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, तीन प्रकार के लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। आगे बस हाँ जी मैम, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। आपके आसपास जो प्लांट्स में होती है चीजें वही मैं आपको पढ़ा रही हूं, कोई अलग नहीं है, ठीक है, अलग नहीं है। चलिए आइए, क्लोरोप्लास्ट हिंदी के नाम से पढ़ो, हरित लवक। बेटा ये ग्रीन कलर देने का काम करता है प्लांट्स को। इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू प्लांट सेल्स। ये हरा रंग देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ग्रीन कलर वाले पिगमेंट्स होते हैं। और ग्रीन कलर वाले पिगमेंट्स कौन से होते हैं? मैम हमने सुना है क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है। बिल्कुल सही सुना है। क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जो कैसे वर्णक लेके बैठा है? जो ग्रीन कलर वाले क्लोरोफिल लेके बैठा है। तो क्लोरोफिल हमेशा और हमेशा कैसा कलर देता है? हरा रंग, ग्रीन कलर देता है। अब आपने पेड़ के ऊपर हरे रंग का क्या क्या देखा है? पेड़ के पत्ते किस तरह के होते हैं बेटा? पेड़ के पत्ते हरे रंग के होते हैं, है ना? तो बच्चों आप लिख दो ये पेड़ के पत्तों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा पेड़ की लीफ में होता है। एग्जाम में आता है क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहां होता है? फिर आपने हरे रंग की सब्जियां देखी होंगी, है ना? फल देखे होंगे, हरी मिर्च, हरा टमाटर। टमाटर जब कच्चा होता है कैसा होता है? हरे रंग का होता है। हरी मिर्च हरी होती है। आम कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है। तो बेटा दूसरा आप क्या बताएंगे? आप बताओगे, है ना? आपको बताना है कि लीफ के बाद ये फ्रूट्स में, सब्जियां क्या होती है? तरीके की फ्रूट्स होती है, फलों में ज्यादा पाया जाता है। फलों में और आपको लिखना है तो वेजिटेबल सब्जी लिख सकते हो, इन दोनों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब सुनो बच्चों, अगर किसी पेड़ के पत्ते में क्लोरोफिल कम हो जाता है तो पता है उस पेड़ का पत्ता हरा नहीं बचता है, वो कैसा हो जाता है? वो पीले रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पेड़ के पत्ते के अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। तो क्लोरोफिल की अगर कमी हुई तो पेड़ के पत्ते कैसे पीले होना शुरू हो जाते हैं, येलो कलर के होना शुरू हो जाते हैं। तो एग्जामिनर कहता है प्लांट्स के अंदर किसकी कमी होगी? कि पेड़ के पत्ते पीले हो गए, क्लोरोफिल की कमी। और इस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो कभी-कभी मैग्नीशियम ऑप्शन में रहता है, तो आप वो भी सही कर सकते हैं, आप वो भी सही कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ मैम। और आपने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर वो जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। बेटा क्लोरोप्लास्ट वो जगह होता है जहां पर पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। पेड़ पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं और किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस होने के लिए एक तो सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल चाहिए होता है। अब हम हमारा खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि हमारी सेल के पास प्लास्टिड नहीं होता, हमारी सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, हमारी सेल के पास क्लोरोफिल नहीं होता। अगर हमारी सेल के पास ये तीनों चीज हो रही होती तो हम धूप में जाके बढ़िया लेट जाते, बढ़िया बैठ जाते और अपने आप हमारे बॉडी में खाना बन रहा होता। हम रोटी कमाने के लिए भाग नहीं रहे होते, हम बस धूप में जाके बैठना होता हमें, है ना? तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है किस प्रकार के लवकों में फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोप्लास्ट में, हरे लवकों में। अब आप उम्मीद लगा रहे होंगे मैम फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे। बेटा फोटोसिंथेसिस बोटनी पढ़ाऊंगी तो वहां पढ़ाऊंगी डिटेल में। अभी हम सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कितनी जानकारी होनी चाहिए सिर्फ मैं उतनी ही दूंगी यहाँ पे। आई मेरी बात समझ में? हाँ जी मैम। तो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग वाले लवक होते हैं जो ग्रीन कलर देते हैं, पेड़ के पत्ते और फल और सब्जियों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये, ठीक है? हाँ जी मैम। अब आओ दूसरा क्रोमोप्लास्ट में, अलग अलग के पेन से लिख रही हूँ। बेटा क्रोमोप्लास्ट का काम भी होता है कलर देना। ये भी क्या देता है? कलर देता है। कलर का मतलब क्या होता है? रंग देने का काम करता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स कलर। अब बेटा ये कौन सा कलर देता है? एक्सेप्ट ग्रीन कलर। हरा रंग को देना तो हरे रंग को छोड़ दो। किसको छोड़ दो आप? एक्सेप्ट ग्रीन कलर। हरे रंग को छोड़ दो। हरे रंग को छोड़कर जितने भी रंग के आज तक आपने सब्जियां, फल और जितने भी फूल देखे ना वो सारे इसकी वजह से देखे। तो इसको लिखो हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग को छोड़ दो, अन्य सभी कलर देता है। हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रदान करता है, अन्य सभी रंग प्रदान करता है। इसीलिए तो मैंने कहा ना हम लोग एक ही कलर के हैं बेटा, हम सब लोगों की स्किन का एक ही कलर होता है क्योंकि हमारी स्किन में एक ही कलर का पिगमेंट है, उसको मेलानिन कहते हैं। बाकी सब में क्या है बेटा? प्लांट्स में क्या है? अलग अलग कलर के। अब सुनो मैंने इतने सारे कलर क्यों देता है? क्योंकि इसके पास डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं बेटा, बहुत सारे डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। हर कलर के लिए अलग पिगमेंट होता है इसके पास। जैसे आप देखो ना बेटा, इसके पास ग्रीन कलर का एक पिगमेंट था क्लोरोफिल, तो उसने हरा रंग दिया। अब आप मुझे बताओ, आप लाल है ना, सफेद, आपने गुलाबी कलर का, आपने बैंगनी कलर के क्या खाते हो? ये सबसे ज्यादा पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स में, सब्जियों में। फ्रूट्स लिख सकते हो, फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां और फल। और उसके बाद आपको रखना है फ्लावर में। फ्लावर का मतलब होता है फूल, पुष्प। पुष्प यानी कि आपने देखा होगा ना गेंदे के फूल का अलग कलर होता है ना? और जो गुलाब होता है उसके फूल का अलग कलर होता है। तो ये सारे के सारे आप बताओगे बेटा। देखो क्लोरोप्लास्ट ज्यादा किसमें होता है? पेड़ के किस हिस्से में ज्यादा होता है? पेड़ के पत्ती में और पेड़ के फलों में ज्यादा होता है। ये फलों में, सब्जियों में और फूल में ज्यादा होता है बेटा। फ्लावर फूलों में ज्यादा होता है। इसके पास अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं। जैसे हम दो चार पिगमेंट पढ़ाई, दोनों लगे हाथों, चलो पढ़ाते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा पीला रंग, येलो कलर। पीला रंग का क्या देखा आपने? जल्दी बताओ, पीले रंग के आपने क्या देखा होगा? गेंदे के फूल देखे होंगे, पपीता पीला होता है, आम पकने के बाद पीला होता है, ये देखा होगा आपने। और आपने क्या देखा है? और हमने देखा है सूरजमुखी का फूल। तो ये जो पीला रंग होता है ना, इसके लिए एक पिगमेंट होता है इसके पास जिसको बोलते हैं जेंथोफिल। कौन सा पिगमेंट बच्चा? जेंथोफिल। तो जेंथोफिल जहां जहां होगा वहां पीला रंग होगा। तो पपीता का पीला रंग किसकी वजह से है? जेंथोफिल की वजह से। सूरजमुखी के फूल का पीला रंग किसकी वजह से है? जेंथोफिल की वजह से है। गेंदे के फूल का पीला रंग किसकी वजह से है? जेंथोफिल की वजह से है ना? लाल टमाटर होता है, टमाटर, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? आप लिख सकते हो वो ल्यूकोपीन पिगमेंट की वजह से होता है। अरे कौन सा पिगमेंट? ल्यूकोपीन। तो एग्जाम में आता है ना क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट की वजह से है? ल्यूकोपीन नाम के पिगमेंट की वजह से। अगला और लिख लो, चुकंदर खाते हो? चुकंदर खाने से बहुत खून बढ़ता है। चुकंदर का जो लाल कलर होता है, चुकंदर को इंग्लिश में बोलते हैं बीट रूट, हिंदी में चुकंदरी कहते हैं, आप लिख सकते हो।
हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चुकंदर बोलते हैं। चुकंदर के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, विटामिन, विटामिन नाम का पिगमेंट, और ये विटामिन चुकंदर वाला लाल कलर देता है। गाजर खाते हो, गाजर, गाजर नारंगी कलर की होती है ना, तो गाजर के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, कैरोटीन, तो आप लिख सकते हो कैरेट, कैरेट यानी गाजर, तो गाजर को कलर किसने दिया, कैरोटीन ने दिया। तो बेटा ये अलग अलग कलर के पिगमेंट हैं, तो जिस भी कलर का पिगमेंट होगा वो अपना कलर देने का काम करेगा, वो अपना कलर देने का काम करेगा। क्या मेरी बात पल्ले पड़ रही है? इसमें हरा रंग दिया, हरे रंग को छोड़ के जितने भी आपने सब्जियों के रंग देखे हैं, आपने फल फूलों के रंग देखे हैं, वो सारे इसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। क्या मेरी बात आई, समझ में आई? आगे होगी। चलो अब मैं आपसे एक लाइव एग्जांपल पूछती हूँ। बेटा मुझे बताओ, हरी मिर्च कच्ची होती है तो कैसी होती है, हरे कलर की, पक जाती है तो कैसी होती है, लाल कलर की। आम कच्चा होता है, अमिया होती है तो किस कलर की होती है, हरे रंग की। पकने के बाद कैसा होता है, पीला। पपीता कच्चा होता है, हरा। पकने के बाद कैसा होता है, पीला हो जाता है ना। ऐसे टमाटर कच्चे होते हैं, हरे, पकने के बाद कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो बेटा ये बताओ, जो कच्ची सब्जियां होती हैं उनका कैसा रंग होता है, आप मुझे बताओ। कच्ची सब्जियों का कलर कैसा होता है, हरा, और हरा रंग कौन देता है, क्लोरोप्लास्ट। और जैसे ही टमाटर पक गया लाल हो गया, पपीता पक गया पीला हो गया, आम पक गया पीला हो गया, पीला रंग कौन देता है, ये क्या मैं ये कह सकती हूँ कच्ची सब्जियों में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाया जाता है, और क्या मैं ये कह सकती हूँ पके हुए सब्जी और पके हुए फलों में क्रोमोप्लास्ट ज्यादा होता है? जी हाँ मैम, आप कह सकते हो। तो बच्चों एनसीईआरटी में साफ साफ एक लाइन लिखी हुई है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो आगे जाकर बदल जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रोमोप्लास्ट। स्टेटमेंट भी क्वेश्चन पूछता है, कहता है क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है ना। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कच्चे फल और कच्ची सब्जियों में ज्यादा होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट आगे जाकर बदल जाता है किसमें, आप बताओगे, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। लेकिन कभी ये देखा है टमाटर लाल होने के बाद वापस हरा हो रहा है, मिर्ची लाल होने के बाद वापस हरी हो रही है, पपीता पीला होने के बाद वापस हरा हो रहा है, पका हुआ आम पीले से वापस ग्रीन कलर का होता है क्या? नहीं। तो याद रखना, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात आपके पल्ले पड़ रही है? जब कच्ची सब्जियां फल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, उनका खाना, है ना। और इसलिए उनके पास जब कच्चे होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस चाहिए होता है ज्यादा मात्रा में, तो उनके पास क्लोरोफिल होता है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। और जब सब्जियां पक जाती हैं तो बेटा वो क्लोरोप्लास्ट उनका क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो क्लोरो में बदल सकता है, लेकिन क्रोमो में नहीं बदल सकता। ये स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। अब बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है। 3 प्रकार के प्लास्टिक होते हैं ना, ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है, तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे ना, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसका काम स्टोरेज का होता है, 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब कल हम ये करके गोल्गी बॉडीज कर लेंगे, वैक्यूल कर लेंगे, सेंट्रोसोम कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे 10-10 मिनट के, तीनों में 10 मिनट लगेंगे, और माइक्रो बॉडीज। शायद कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए, शायद। हाँ, सेल डिवीजन नहीं, सेल डिवीजन की अलग से 2 क्लास रखते हैं पढ़ाने में, ठीक है। एक लंबी क्लास कर लूं अगर आप कहो तो, एक क्लास में खत्म कर दूंगी सेल डिवीजन। आई बात समझ में? चल बात पढ़िए। हाँ ठीक है। पिंटू कुमार आपका नाम ले लिया है, ठीक है। मैं ये पिगमेंट्स बॉटनी वाले चैप्टर में वापस पढ़ाऊंगी। करेले के अंदर कड़वापन होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है। अब मूली खाते हो तो मूली खाने में बदबू आती है, मूली में किस पिगमेंट की वजह से होती है। आलू का भूरा रंग किस पिगमेंट की वजह से होता है। सेब का लाल रंग किसकी वजह से होता है। ये सारे मैं बॉटनी में पढ़ाऊंगी, आपको पिगमेंट्स की स्पेशल क्लास लेती हूं मैं, ज्यादा बड़ी 40-50 मिनट की होती है, वो आगे पढ़ाऊंगी बेटा आपको, ठीक है। तो शायद आपका ये कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे बेटा। प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस भी करवाएंगे, एक क्लास ये, फिर एक सेल डिवीजन और क्लास ले लेंगे सौरभ, ठीक है, ले लेंगे बेटा, डाउट क्लास ले लेंगे। रेशमा क्या डाउट है, पूछिए। रेशमा क्या डाउट है, आप इनसे पूछो। अजय कुमार पूछो पूछो बेटा, डाउट पूछो। आपके डाउट हो ना तो किसी रजिस्टर में कॉपी में जहां पे नोट्स बनाते हो ना, तो उसमें लिख लो, मैं आपकी डाउट क्लास ले लूंगी, कोई बात नहीं है।